गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 8वें दिन भी हंगामा, दोनों सदन कल तक स्थगित। राज्यसभा में मणिपुर पर अल्प चर्चा को मंजूरी, मंत्रियों और खड़गे से मिले धनखड़। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र का सोमवार को 8वां दिन था। दोनों सदनों में मणिपुर मुद्दे पर हंगामा हुआ। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने मुद्दे पर अल्प चर्चा की मंजूरी दे दी, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा। धनखड़ ने अपने ऑफिस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ मंत्रियों से भी बात की ताकि सदन में गतिरोध दूर किया जा सके। राज्यसभा में सुबह मणिपुर मुद्दा उठा तो सरकार ने कहा कि हम इस पर आज ही चर्चा को तैयार हैं, दोपहर 2 बजे इस पर चर्चा हो। राज्यसभा सांसद पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, वो सच को सामने नहीं आने दे रहा। विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अड़ गए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लालू परिवार की 6 करोड़ की संपत्ति अटैच, जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी का एक्शन। जी हां दोस्तों, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ईडी ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़ी 6 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इस मामले में राजद प्रमुख और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी पहले से ही जांच का सामना कर रहे हैं। अभी हाल ही में सीबीआई ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया था। जानकारी के अनुसार ईडी ने लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी मामले में एक्शन लिया है। ईडी ने राजद मुखिया के परिवार के 6 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर लिया है। अभी बीते महीने ही दिल्ली की रावत एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की ओर से चार्जशीट दायर की गई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 75 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने दिया अल्टीमेटम, 6 अगस्त को होगी आर पार की लड़ाई। जी हां दोस्तों, ग्रेटर नोएडा के 39 गांव से अधिक किसानों द्वारा सर्किल रेट मुआवजा 10% प्लाट सहित कई मांगों को लेकर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के खिलाफ 75 दिनों से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसमें भारी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, किसान, बुजुर्ग शामिल हैं। इस दौरान किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीईओ रवि कुमार एनजी से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा, जिसमें ग्रेटर नोएडा के किसानों के प्रकरणों को शासन स्तर से जल्द अनुमोदित कराने का आश्वासन भी दिया गया है। लेकिन किसानों द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि जब तक उनकी मांग को लिखित रूप से स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा, तब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तरन तारन में 21 करोड़ की हेरोइन पकड़ी, बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया। एक बड़े पैकेट में 3 छोटे पार्सल, 3 किलो ड्रग मिली। जी हां दोस्तों, पंजाब पुलिस के साथ मिलकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने पाकिस्तानी तस्करों की एक और कोशिश को नाकाम कर दिया। जवानों ने सोमवार सुबह एक ड्रोन को जब्त किया, साथ 21 करोड़ रुपए की हेरोइन भी रिकवर की है। फिलहाल ड्रोन व हेरोइन की खेप को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। बीएसएफ और पंजाब पुलिस को यह सफलता तरन तारन के खेमकरण सेक्टर में मिली है। सुबह सूचना मिली थी कि इलाके में ड्रोन की मूवमेंट देखी गई। इसके बाद बीएसएफ जवानों ने पंजाब पुलिस से संपर्क साधा। दोनों टीमों ने इलाके को घेरकर सर्च किया। जवानों ने इस दौरान सरहदी इलाके से एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन जब्त किया। इस ड्रोन के साथ एक पीला पैकेट भी था, जिसे खोला गया तो उसमें हेरोइन की खेप बंधी हुई थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीएसएफ जवानों की तरफ से जुलाई महीने में जब्त किया गया यह 5वां ड्रोन है। वहीं इस महीने जवानों ने 9.5 किलोग्राम हेरोइन की खेप को भी जब्त करने में सफलता हासिल की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अफगानिस्तान में तालिबान ने जलाया तबला और हारमोनियम, कहा संगीत से नैतिक भ्रष्टाचार होता है, इससे युवा भटक जाएंगे। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से कई तरह के बदलाव आए हैं। वहां महिलाओं की नौकरी और पढ़ाई पर पाबंदी से लगाने से लेकर ब्यूटी पार्लर तक बंद करा दिए गए हैं। वहीं अब दोस्तों, अफगानिस्तान में संगीत को अनैतिक घोषित करने की तैयारी की जा रही है। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जला दिए हैं। घटना इस वीकेंड की है। अब अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में तालिबान ने तबला, हारमोनियम और गिटार जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इकट्ठा कर उनमें आग लगा दी है। हेरात प्रांत में सदाचार को प्रमोट करने वाले मंत्रालय के प्रमुख अजीज अल रहमान अल मुजाहिर ने कहा कि संगीत को बढ़ावा देने से नैतिक भ्रष्टाचार होता है और इसे बजाने से युवा भटक जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एमपी इलेक्शन 2023, मंच पर बैठे नेताओं से सरकार नहीं बनती, बल्कि अमित शाह के मध्य प्रदेश में हो रहे दौरों ने बहुत कुछ कर दिया साफ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार हो रहे दौरों ने साफ कर दिया है कि चुनाव आलाकमान अपने निगरानी में ही लड़ेगा। इंदौर की सभा में अमित शाह ने राज्य के नेताओं के सामने कहा कि मंच पर बैठे नेताओं से सरकार नहीं बनती, सरकार नीचे बैठे कार्यकर्ता ही बनाते हैं। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश संगठन
संगठन और मुख्यमंत्री श्री शाह ने कहा कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करें। इंदौर का अमित शाह का दौरा कई मायनों में खास रहा है। अमित शाह भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पांव गए। उन्होंने ब्राह्मणों के गुरु परशुराम की पूजा अर्चना की और इंदौर वापस आकर कनकेश्वरी मैदान पर हजारों कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित किया। अमित शाह ने साफ कहा कि मंच पर बैठे नेताओं के दम पर सरकार नहीं बनती, सरकार कार्यकर्ता बनाते हैं, इसलिए कार्यकर्ता प्राण प्रण से सरकार बनाने में जुट जाएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लोकसभा में आएगा कस्टम टैरिफ एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव। वित्त मंत्रालय ने एलपीजी पर कस्टम ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 15% करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में कस्टम्स टैरिफ एक्ट की पहली अधिसूची में संशोधन के लिए प्रस्ताव पेश करेगी। लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, प्रोपेन और ब्यूटेन पर आयात शुल्क बढ़ाने के लिए यह प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। इस बदलाव को लेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 30 जून को नोटिफिकेशन जारी किया था। सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा था कि एलपीजी सिलेंडर पर कस्टम ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 15% की जा रही है। इसके ऊपर 15% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेंस AIDC भी लगेगा। हालांकि सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम को आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई थी, उनके लिए यह नील है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मणिपुर पर मगरमच्छ वाले आंसू बहा रहा विपक्ष, लगातार बदल रहा गोल पोस्ट, निर्मला सीतारमण ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं। विपक्षी सांसद लगातार इस मामले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद मणिपुर का दौरा करके आए हैं, जिसके बाद सरकार पर हमला और तेज हो गया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार का बचाव करते हुए विपक्ष पर हमला बोला है। सीतारमण ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो मणिपुर संकट पर लगातार गोलपोस्ट बदल रहा है और संसद को नहीं चलने दे रहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार संसद में मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है, लेकिन विपक्ष ने ऐसा नहीं होने दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब चर्चा की बात आती है तो विपक्ष हंगामा कर देता है, वो खुद इस मामले पर चर्चा नहीं होना देना चाहते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, निर्भया जैसी स्थिति नहीं है, जब मणिपुर हिंसा पर सुनवाई के दौरान बोले CJI DY चंद्रचूड़, बंगाल का जिक्र आने पर भी की टिप्पणी। जी हां दोस्तों, मणिपुर हिंसा के बीच सामने आए महिलाओं के एक वीडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस मामले में कार्रवाई करने के लिए करीब 1 हफ्ते का वक्त दिया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस मामले पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इस बात का हवाला देकर पल्ला झाड़ सकते हैं कि देश के बाकी राज्यों में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। इसके अलावा CJI चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि यह मामला निर्भया जैसा नहीं है, यह एक अलग तरह का मामला है। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि पीड़ितों के बयान है कि उन्हें पुलिस ने भीड़ को सौंपा था। यह निर्भया जैसी स्थिति नहीं है, जिसमें एक दुष्कर्म हुआ था, वो भी काफी भयावह था, लेकिन इससे अलग था। यहां हम प्रणालीगत हिंसा से निपट रहे हैं, जिसे IPC एक अलग अपराध मानता है। जब सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस मामले पर हमें और जानकारी की जरूरत है, सैद्धांतिक आधार पर चीजों को नहीं देखा जा सकता। इस पर CJI ने कहा कि हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है, इस मामले को 3 महीने बीत गए हैं, इसका मतलब है कि सबूत नष्ट किए जा रहे हैं। मैंने अखबार में पढ़ा कि 2 चश्मदीद गवाहों की हत्या कर दी गई है। जब CJI की तरफ से पूछा गया कि मणिपुर को केंद्र सरकार की तरफ से क्या रिलीफ पैकेज दिया गया है, तो इस पर SG ने कहा कि हम इस मामले पर बाद में जवाब देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस राज्य के किसान हो जाएं अलर्ट, टिड्डियों के अटैक का खतरा फिर लौटा, यूं फसल को कर सकते हैं चट। जी हां दोस्तों, राजस्थान के बॉर्डर के इलाकों में इस बार मानसून की अच्छी बारिश हुई है और किसानों के चेहरों पर जमकर खुशी है। हालांकि रेगिस्तानी इलाके में एक बार फिर से टिड्डियों का खतरा मंडराने लगा है। हाल ही के सर्वे में बीकानेर जिले के सुधरना में टिड्डियों को देखा गया। टिड्डी विभाग का दावा है कि सर्वे में मिली टिड्डी का घनत्व कम है। साल 2019-20 में पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने राजस्थान समेत देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर तबाही मचाई थी। राजस्थान में इस साल ठीक ठाक बारिश हुई है। बाड़मेर से लगाकर बीकानेर तक लगातार बारिश का दौर जारी है। पश्चिम राजस्थान के इलाकों में नमी है, यह टिड्डियों के लिए अनुकूल परिस्थिति मानी जाती है। परिस्थितियों को देखते हुए टिड्डी विभाग की ओर से महीने में 2 बार बाड़मेर समेत राजस्थान और गुजरात के कई जिलों का सर्वे कराया जा रहा है। इसी सर्वे में बीकानेर में वयस्क टिड्डियां एक्टिव देखी गई हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस MLA छोक्कर पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस, बेटे समेत अंडरग्राउंड मोबाइल बंद, ईडी ने की थी रेड, 4 गाड़ियां, प्रॉपर्टी, ऑफिस सीज किए। जी हां दोस्तों, हरियाणा में पानीपत के समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह खोचर की मुश्किलें बढ़ गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। गुरुग्राम में इसकी माहिरा होम्स प्रोजेक्ट की समस्त प्रॉपर्टी और ऑफिस को ईडी ने सीज कर दिया। इसके अलावा 2 फॉर्च्यूनर, एक
एक मर्सिडीज जी वैगन और एक मर्सिडीज क्लासिक यानी कि कुल 4 गाड़ियां 14.5 लाख कैश और 4.5 लाख की ज्वेलरी भी जब्त की गई है। ईडी की रेड की सूचना के बाद विधायक धर्म सिंह छोक्कर और उनका बेटा सिकंदर अंडरग्राउंड हो गए हैं। दोनों के मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हैं। इधर दोस्तों विधायक के समर्थकों में ईडी की कार्रवाई से रोष है। विधायक छोक्कर को हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का करीबी माना जाता है। विधायक पर रेड खत्म होने के बाद ईडी ने कहा कि 25 जुलाई को ईडी ने समालखा, गुरुग्राम और दिल्ली में एमएसआई आईना फॉर्म्स लिमिटेड और माहिरा ग्रुप की दूसरी कंपनियों में 11 लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इन कंपनियों के मालिक और नियंत्रण समालखा विधायक धर्म सिंह खोचर और उनकी कंपनी के पास है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। आज शेयर बाजार में रही तेजी, सेंसेक्स 367 अंक चढ़कर 66,527 पर बंद। अडानी ग्रीन का मुनाफा 51% बढ़ा। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 367 अंक चढ़कर 66,527 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 107 अंकों की तेजी रही, ये 19,753 के स्तर पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में तेजी और 7 में गिरावट देखने को मिली। दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स की बात की जाए तो आज के कारोबार में निफ्टी 50 के टॉप गेनर में एनटीपीसी, पावर ग्रिड और ओएनजीसी रहे, जबकि टॉप लूजर में अपोलो हॉस्पिटल, ब्रिटानिया और एचडीएफसी रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डीजीसीए ने जेट का एयरपोर्ट ऑपरेटर सर्टिफिकेट रिन्यू किया। एयरलाइन के रिवाइवल की संभावना बढ़ी, अप्रैल 2019 से बंद है फ्लाइट। जी हां दोस्तों, जेट एयरवेज का एयरपोर्ट ऑपरेटर सर्टिफिकेट एओसी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए ने रिन्यू कर दिया है। जालान कैरलो कंसोर्टियम जेकेसी ने बताया कि 28 जुलाई को यह सर्टिफिकेट मिला है। इससे जेट एयरवेज के रिवाइवल की संभावना बढ़ गई है। बयान में कहा गया है कि जेकेसी आने वाले हफ्तों में जेट एयरवेज को रिवाइव करने के लिए सभी के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। वहीं दोस्तों बीते दिनों जेकेसी ने चिंता जताई थी कि अगर उसने जल्द ही उड़ानें शुरू नहीं की तो ऑपरेशन शुरू करने के लिए उसे आवंटित स्लॉट दूसरों को फिर से सौंप दिए जाएंगे। लंबे समय से जेट को फिर से शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, कुल्लू में 5 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद। खाई में गिरने से बाल बाल बची एचआरटीसी की बस। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार बारिश से जनजीवन खासा प्रभावित है। मनाली में अब भी जनजीवन पटरी पर नहीं लौट पाया है। कुल्लू के कई इलाकों में अब भी हेलीकॉप्टर के जरिए सरकार राशन सामग्री लोगों तक पहुंचा रही है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण पैदा हुए हालात से 323 सड़कें अब भी बंद है। उधर 397 विद्युत ट्रांसफर और 78 पानी सप्लाई की योजनाएं भी ठप पड़ी हुई है। प्रदेश में अब तक मानसून सीजन में 179 लोगों की मौत और 218 लोग घायल हो गए हैं, जबकि 34 लोग अभी भी लापता हैं। इनमें सड़क हादसे भी शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लोकसभा में जोरदार हंगामा, पेश नहीं हो सका दिल्ली सेवा विधेयक, अब कल बिल लाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, देश की संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश होना था, लेकिन भारी हंगामे के चलते लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। अब बिल को मंगलवार को पेश किया जाएगा। वैसे तो यह बिल सोमवार को ही पेश होना था, इसे लेकर सभी तैयारियां भी पूरी हो गई थी। सांसदों को यह बिल एक दिन पहले यानी कि रविवार को ही सर्कुलेट कर भी दिया गया था, लेकिन सोमवार को सदन को पहले ही स्थगित कर दिया गया और बिल पेश न हो सका। इस बिल को लेकर आम आदमी पार्टी पहले से ही विरोध दर्ज कराती आई है। ऐसे में जब मंगलवार को इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा तब भी हंगामे के भारी आसार हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित संशोधन विधेयक को पेश करने के बाद में अगर यह मंजूर हो जाता है तो दिल्ली के सीएम के पास में वहां के अधिकारियों के ट्रांसफर करने के अधिकार अपने हाथ में नहीं रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, योगी बोले ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। पूछा त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा, मुस्लिम समाज आके आकर कहे कि यह ऐतिहासिक गलती है। जी हां दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि अगर ज्ञानव्यापी को हम मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखो, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे हैं न, ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। यह बात योगी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को ऐतिहासिक गलती दुरुस्त करनी चाहिए। मुझे लगता है कि यह प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है, उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि समाज
समाधान हो। ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने ज्ञानव्यापी के एएसआई सर्वे पर रोक लगा रखी है। अब इस मामले में कोर्ट 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महंगे फोटोशूट, गिफ्ट में प्लाट, आईएसआई की सुरक्षा, भारत में परिवार बेहाल लेकिन पाकिस्तान में अंजू खुशहाल। जी हां दोस्तों, भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू उर्फ फातिमा की शादी नसरुल्लाह से हो चुकी है। इसके बाद जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। अंजू को पाकिस्तान में महंगे तोहफे दिए जा रहे हैं, प्लाट गिफ्ट दिए जा रहे हैं, महंगे मल्टी कैप फोटो शूट करके उनके वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। आखिर ऐसा कौन कर रहा है? तो इसके जवाब में एक ही नाम सबसे पहले सामने आ रहा है, आईएसआई यानी कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, जिसका मकसद है दुनिया को यह दिखाना कि सीमा हैदर भारत में भले ही परेशान है लेकिन अंजू पाकिस्तान में बेहद खुश है। हालांकि पाकिस्तान की इस कवायद के पीछे साजिश की बू भी आती है। दरअसल दोस्तों अंजू पर तोहफों की बारिश हो रही है। पाकिस्तानी अमीर बिल्डर अंजू को प्लॉट गिफ्ट कर रहे हैं। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि अंजू एक बड़े पाकिस्तानी कारोबारी से 10 मरला प्लाट के कागज ले रही है। गिफ्ट में मिला यह प्लाट इस्लामाबाद के पास है। 10 मरला जमीन के साथ साथ पाकिस्तान ग्रुप का सीईओ मोहसिन खान अब्बासी अंजू को 50,000 का चेक भी दे रहा है। यह तो बस शुरुआत है, इसके अलावा उसके पास कई सारे तोहफों की बारिश हो रही है। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अंजू को पाकिस्तान में खुश दिखाया जा रहा है लेकिन पुलिस का सख्त पहरा सवाल पैदा करता है। अंजू ने अपनी मर्जी से पाक जाकर शादी की तो उसको खतरा किससे है? अगर वो पाकिस्तान में सुरक्षित और खुश है तो उसका घर छावनी क्यों बना रखा है? साफ है कि पाकिस्तान को अपनी पोल खुलने का डर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जैकलीन पर बरसी नोरा फतेही, कहा इन लोगों ने मुझे गोल्ड डिगर बोला, इमेज के साथ मेंटल हेल्थ पर भी हुआ असर। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड अदाकारा नोरा फतेही ने सोमवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ दायर मानहानि मामले में अपना बयान दर्ज कराया। अपने बयान में फतेही ने दावा किया कि उन्हें ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बलि का बकरा बनाया गया था और इस मामले में शामिल लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं है। मॉडल और डांसर फतेही ने कहा कि उन्होंने मुझे गोल्ड डिगर कहा है और मुझ पर एक ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया है और उससे ध्यान हटाने के लिए चल रहे आपराधिक मामले में मेरा नाम शामिल किया। इस मामले में जैकलीन फर्नांडिस परिवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है। चंद्रशेखर के खिलाफ रंगदारी मामले में नोरा फतेही और चाहत खन्ना गवाह है और इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। फतेही ने मजिस्ट्रेट के सामने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेलंगाना की केसीआर सरकार ने 72.41 लाख उपभोक्ताओं को दिया बिजली सब्सिडी का लाभ। जी हां दोस्तों, तेलंगाना सरकार बड़े पैमाने पर बिजली सब्सिडी प्रदान कर रही है। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद घरेलू रोजगार और कृषि क्षेत्र से जुड़े 72,41,000 उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली पर 50,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी किसानों और विभिन्न निम्न आय समूह के आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। तेलंगाना सरकार 24 घंटे सभी क्षेत्रों को निरंतर गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में बिजली उत्पादन पर आत्मनिर्भरता हासिल करने में तेलंगाना सरकार सफल रही है। इसने तेलंगाना राज्य को कृषि, औद्योगिक सेवा और व्यापार क्षेत्रों में अग्रणी बना दिया है। वर्ष 2014 में 7,778 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता 2023 तक बढ़ाकर 18,567 मेगावाट हो गई। सरकार ने बिजली आपूर्ति प्रणाली का भी बड़े पैमाने पर विस्तार किया है और उत्पादन और आपूर्ति प्रणाली को मजबूत करने के लिए 9 वर्षों में 97,321 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जियो बुक 4G हुआ लॉन्च, कीमत बस स्मार्टफोन जितनी। जी हां दोस्तों, रिलायंस रिटेल ने सोमवार को बिल्कुल नया जियो बुक 4G पेश किया है। कंपनी ने इसे क्रांतिकारी बुक के तौर पर डिजाइन किया है। खास बात दोस्तों यह है कि जियो बुक ग्रुप के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जियो OS पर आधारित है। यह हर एज ग्रुप के लिए उपयोगी है। इसकी कीमत 16,499 रुपए है। इसे आप 5 अगस्त से खरीद सकेंगे। दोस्तों जियो बुक का स्टाइलिश डिजाइन है जो मैट फिनिश, अल्ट्रा स्लिम बिल्ट और लाइट वेट वजन 990 ग्राम के साथ आता है। स्लिम होने के बावजूद जियो बुक 4G शानदार आउटपुट देता है। इसमें 2.0 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 4 GB LPDDR4 रैम, 64 GB SD कार्ड के साथ 256 GB एक्सपेंडेबल स्टोरेज है। इन्फिनिटी कीबोर्ड, बड़ा मल्टी टेक्सचर ट्रैकपैड और इनबिल्ट USB HDMI पोर्ट मौजूद है। जियो बुक को रिलायंस डिजिटल से ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से खरीदा जा सकता है। साथ ही दोस्तों स्टोर्स के साथ साथ Amazon
www.ccparavan.in के जरिए भी इसे आप खरीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हरियाणा के नूह में शोभा यात्रा के दौरान बवाल, गाड़ियों में तोड़फोड़, इंटरनेट बंद, धारा 144 लागू। जी हां दोस्तों, हरियाणा के नूह में दो गुटों के बीच झड़प की खबर सामने आ रही है। मौके पर पुलिस भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि ब्रज मंडल यात्रा के दौरान यह पथराव और फायरिंग हुई। जानकारी के मुताबिक प्रत्येक साल की भांति इस साल भी ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली गई। इसमें गुरुग्राम से भी सैकड़ों गाड़ियों में सवार हिंदू, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए नलहड शिव मंदिर मेवात गए हुए थे। इस घटना के बाद नूह में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। हालांकि अधिकतर जगह भी इंटरनेट चल रहा है। नूह में धारा 144 लगाई गई है। 1000 से ज्यादा पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। स्पीकर के जरिए लगातार लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि पूरे भारत में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।